सीरिया के विध्वंसक इरादे। नुकसान हुआ सीजीएम जहाज को, जिसे हाल ही में शुक्रवार को हिंद महासागर के पूर्वोत्तर हिस्से में एक ड्रोन ने टक्कर मार दी। आगे देखिए ऐसा हथियार जो कि कुछ सेकंड्स में युद्ध की बाजी पलट दे। वीडियो के अंत तक देखिए। 2 दिनों के लिए बड़ा युद्ध विराम, एक खास रिपोर्ट। सीरिया अपने विध्वंसक इरादे दिखाने लगा है। इजराइल और उसके साथ खड़े सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, जिस वजह से एक नया वार फ्रंट खुलता दिख रहा है। सीरिया अब फ्रंट फुट पर आकर अपने विध्वंसक इरादे जाहिर करने लगा है। इजराइल और उसके साथ खड़े सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसकी वजह से एक नया वॉर फ्रंट बनता दिख रहा है। वो वॉर फ्रंट है सीरिया का। TV9 भारतवर्ष ने पहले भी कई बार अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स में इस बात की आशंका जाहिर की थी कि मिडिल ईस्ट है थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर, और ऐसा होता भी नजर आ रहा है। आखिर क्या है सीरिया का पूरा प्लान? कौन सी साजिश सीरिया, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ रच रहा है? कैसे ईरान अपने साथी देशों को डायरेक्शन दे रहा है और कैसे ये विश्व युद्ध भड़क सकता है? ये सारे खुलासे आज हम करने वाले हैं। सीधे चलेंगे करुणा के पास, जिनके पास इसी बड़े खुलासे से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हैं। करुणा। बिल्कुल समीर, तो आप देखिए नया वॉर फ्रंट कहां पर खुला है। ये सीरिया में। तो सवाल ये है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 यानी कि विश्व युद्ध 3 होकर रहेगा? सबसे पहले आप समझिए वो 3 वजह जो सीरिया को ना सिर्फ तीसरा वॉर फ्रंट बना रहे हैं बल्कि विश्व युद्ध 3 का कंफर्मेशन भी दे रहे हैं। पहली वजह क्या है? सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट के खुलते ही उस पर इजराइल का भीषण मिसाइल प्रहार हो गया। दूसरी वजह, इजराइल के पास गोलान हाइट के करीब ईरान समर्थित लड़ाकों ने डेरा डाल दिया। मतलब ये कि एक बड़ी साजिश को रचा जा रहा है, इजराइल पर हमले की साजिश, अमेरिका को बर्बाद करने का ये पूरा प्लान साफ तौर पर नजर आ रहा है। तीसरी बड़ी वजह क्या है? यमन में अमेरिका और हूती विद्रोहियों का आमना सामना। इस बार हूती विद्रोहियों ने इजराइल का जहाज हाईजैक कर लिया। अमेरिका चुप नहीं बैठने वाला और सीधी जंग तय है। यानी गाजा जंग की आंच में अब मिडल ईस्ट भी झुलसने लगा है, सुलगने लगा है। एक और बड़ी खबर समीर जी, और ये बड़ी खबर है दमिश्क से जुड़ी। दमिश्क एयरपोर्ट पर भीषण हवाई हमला हो गया। इजरायली वायुसेना ने यहां पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी हैं। हमले के बाद दमिश्क एयरपोर्ट पर आवाजाही बंद करनी पड़ी है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से अब युद्ध की चिंगारियां मिडिल ईस्ट को अपनी जद में लेती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं। दमिश्क एयरपोर्ट पर इजराइल की तरफ से हमले अंजाम दिए गए हैं, ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे इजरायली वायुसेना ने न सिर्फ सीरिया में दमिश्क एयरपोर्ट को टारगेट पर लिया बल्कि सीरिया के कुछ और इलाकों में भी हमले हुए हैं। यह एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर आपको हम बता रहे कि एक नहीं बल्कि 2 हमले हुए हैं। पहला हमला हुआ है दमिश्क हवाई अड्डे पर। अमेरिकी हमले के करीब 1 महीने के बाद यह एयरपोर्ट खुला और खुलने के महज 30 घंटे के भीतर मिसाइल अटैक हुआ। इजराइल की तरफ से यह अटैक अंजाम दिया गया। इसके बाद एयरपोर्ट पर सभी सेवाओं को फिलहाल लंबित कर दिया गया है। विमानों को अलेप्पो एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। दूसरा हमला सीरिया के अल मजे मुदाहमिया सैन्य अड्डे पर हुआ। तस्वीरों में हमले के बाद इस इलाके से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। भीषण मिसाइल हमले का दावा किया जा रहा है। तो आप देखिए सीरिया पर जो इजराइल की तरफ से हमला हुआ है। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका रुख करते, लेकिन पहले आपका परिचय करा दे। ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। एयर वाइस मार्शल OP तिवारी सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। लेकिन पहले DS त्रिपाठी सर आपके पास में आ रहा हूं। सीरिया के खिलाफ इजराइल की ये बमबारी, ये हमला, ये क्या बतला रहा है? क्या लग रहा है आपको कि एक और फ्रंट अब खुल सकता है या खुल चुका है? देखिए सीरिया जहां तक है, सीरिया तो शुरू से ही लग रहा था इस लड़ाई में हमास का साथ देगा, और उसके साथ जो हूती विद्रोही हैं वो तो यमन वाले भी हैं, उसके खुद के भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ये देखिए कि सीरिया के जो 5 देश
जिनसे इनकी बॉर्डर्स हैं, उसमें तुर्की है, इराक है, लेबनान है, जॉर्डन है, इजराइल है। जी। इन सारे देशों में अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं। तो अमेरिका कभी भी सीरिया पर चाहे तो अपना हमला कर सकता है और उसको डाउन कर सकता है। तो इसलिए सीरिया पूरी तरह तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आएगा, लेकिन अरब देश होने की वजह से, मुस्लिम बहुल होने की वजह से वो फ़िलिस्तीन की और हमास की मदद शुरू से करता आया है और अभी भी करता रहेगा। उनके जरिए सीज फायर से कुछ समय पहले लेबनान के टीवी चैनल की ओर से सबसे पहले खबर दिखाई थी। उसको नुकसान हुआ CGM जहाज, जिसे हाल ही में शुक्रवार को हिंद महासागर के पूर्वोत्तर हिस्से में एक ड्रोन ने टक्कर मार दी। शुक्र है कि किसी भी क्रू मेंबर की जान नहीं गई। इस जहाज का नाम मायेत है। कहा जाता है कि ड्रोन ईरान का शहीद 136 है, जिसे कामकाजी भी कहा जाता है। हमला किया गया। यह हमला सीज फायर से कुछ समय पहले ही किया गया। हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनान के चैनल अल मायादीन की ओर से सबसे पहले यह खबर दी गई थी, जिसमें कहा गया कि हमले के बाद से जहाज पर आग लग गई। जहाज को नुकसान हुआ, लेकिन किसी भी क्रू मेंबर की मौत नहीं हुई। यह जहाज माल्टा के झंडे वाला CMA CGM SYMI जहाज है, जिसे हाल ही में मायेत नाम दिया गया है। शुक्रवार को हिंद महासागर के पूर्वोत्तर हिस्से में एक ड्रोन से इसे टक्कर मार दी गई। दावा किया जा रहा है कि ईरान का शाहिद 136 ड्रोन है। इसे कामकाजी ड्रोन भी कहा जाता है, आत्मघाती ड्रोन, जो ईरान ने रूस को सप्लाई किया है। और रूस इस ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। इस ड्रोन में एक छोटा वॉरहेड लगा होता है, जिसमें बारूद भरा होता है। क्रैश के बाद ये फट जाता है। इसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक होती है। अमेरिका इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार बता रहा है, लेकिन अमेरिका इस हमले की जिम्मेदारी ईरान पर क्यों डाल रहा है, इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज का ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और ट्रैकर मंगलवार को दुबई से रवाना होने के बाद से ही बंद थे, जबकि सुरक्षा कारणों से इसे चालू होना चाहिए था। जहाज पर हमले की रिपोर्ट तब आई है जब इसी सप्ताह यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के एक जहाज को हाईजैक कर लिया, जिसमें एक इजरायली बिजनेसमैन की हिस्सेदारी थी। सिंगापुर की ईस्टर्न पैसिफिक शिपिंग ने मायेट नामक जहाज को लीज पर लिया है। EPS को इजरायली अरबपति ईदान ओफर कंट्रोल करते हैं। उनके जहाज पहले भी इस तरह के हमलों का शिकार हो चुके हैं। गनीमत यह रही कि इस हमले में किसी भी क्रू मेंबर को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं इजराइल और ईरान दोनों की तरफ से अभी तक इस हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों, इजराइल के जहाजों को निशाना बनाने की शुरुआत हूती विद्रोहियों ने की थी। उन्होंने सबसे पहले लाल सागर से गुजरने वाले इजरायली जहाजों को टारगेट करना शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने भारत की तरफ आ रहे एक जहाज को हाईजैक भी कर लिया था। हालांकि वो जहाज इजराइल का नहीं था, लेकिन उसमें एक इजरायली नागरिक की हिस्सेदारी जरूर थी। और अब फिर से इजराइल के इस जहाज को टारगेट किया गया है, लेकिन हमला इंटरनेशनल मरीन रूट पर हुआ है और ये जगह लाल सागर से काफी दूर है। ऐसे में यह हमला हूती ने किया होगा, इस बारे में कुछ डाउट है। इस हमले में जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया वो ईरानी ड्रोन है, ये कंफर्म है। इसलिए शायद अमेरिका को ये ईरान का ही कारनामा लग रहा है। इसी वजह से एक बार फिर यह आशंका सर उठाने लगी है कि क्या ईरान इस जंग में सीधे सीधे उतरने की सोच रहा है? क्या वो इजराइल को खुली चुनौती दे रहा है? और इस हमले के बाद इजराइल का ईरान को क्या जवाब होगा? तो देखिए, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा खिलाड़ी अगर देखा जाए तो ईरान ही है। अगर बात हमास की हो तो हमास को ईरान का पूरा समर्थन मिला हुआ है और उसी के दम पर वो पिछले 50 दिनों से इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहा है। वहीं बात करें इजराइल के दूसरे बॉर्डर पर मौजूद हिजबुल्लाह की, जो कि लेबनान की तरफ से इजराइल की नाक में दम कर रहा है, तो वो भी ईरान के ही सपोर्ट से इजराइल से टक्कर ले पा रहा है। और तो किसी के पास नहीं है ऐसा हथियार जो कि कुछ सेकंड्स में युद्ध की बाजी पलट दे। लेकिन दोस्तों, अगर हम आपको यह कहें कि वह हथियार भारत के पास आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ,
अभी हथियार को लेकर हम आपको होने वाली जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा अंत हथियार तक। तो पूरी दुनिया में है ही नहीं किसी के पास। लेकिन दोस्तों, अगर हम आपको ये कहें कि वो हथियार भारत के पास आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, इस मायावी हथियार को लेकर हम आपको होश उड़ा देने वाली जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। भारत के खोजी हथियार से सदमे में चली गई दुनिया। भारत का अकेला हथियार पूरी दुनिया से निपट लेगा। बिना आवाज किए युद्ध की पूरी बाजी पलट देगा यह हथियार। दोस्तों, जल्द ही इतिहास बदलने वाला है। ऐसा हथियार एंट्री करने वाला है जो बिना कोई आवाज किए अपने लेजर की मदद से दुश्मन के टैंक, ड्रोन और हवाई जहाज को तबाह कर देगा। कोई आवाज नहीं होगी, जिसकी मदद से दुश्मन देश को हमारे द्वारा किए गए हमलों की खबर भी नहीं लग पाएगी। एक ऐसे सीक्रेट हथियार को हमारा भारत भी तैयार कर रहा है जो पलक झपकते ही हमारे दुश्मन की हाईटेक हथियारों के पूरी की पूरी फौज को ही नेस्तनाबूद कर देगा। इस हथियार को एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। यही कारण है कि भारत के इस लेजर हथियार के बारे में जानकर चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आने वाले वक्त में काफी हद तक स्टार वार मूवी के हथियारों की तरह भारत के पास भी ऐसे हथियार होंगे जिनके हमले से दुश्मन देश थर थर कांपने लगेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं आखिर क्या है इस हथियार का नाम और क्या है इस हथियार की खासियत, और फिलहाल कौन से देश इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह का लेजर हथियार। दोस्तों, आपने असल में तो नहीं, लेकिन टीवी और मूवीज में किसी युद्ध की तस्वीर को तो देखा ही होगा कि किसी युद्ध में दुश्मन देश पर हमला किया जाता है। हाईटेक गन, गोला बारूद, हेलीकॉप्टर, बड़े बड़े टैंक और रडार वगैरह युद्ध के मैदान में देखने को मिलते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये शायद सारी चीजें पुरानी हो जाएं। आखिर कैसा है भारत का ये भविष्य का हथियार? पूरी दुनिया में कोई नहीं ले पाएगा भारत से टक्कर। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जिस रफ्तार से एक के बाद एक लेटेस्ट और एडवांस हथियारों को अपने सुरक्षा के बेड़े में शामिल कर रहा है, उसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि जल्द ही हमारे सैनिकों के पास आपको फ्यूचरिस्टिक हथियार देखने को मिल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में DRDO ने दुनिया को एक ऐसे हथियार की जानकारी दी जो फिलहाल दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है, और भारत के इस हथियार को सेना में शामिल करने के बाद भारत बन जाएगा दुनिया का एकमात्र ताकतवर देश। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर DRDO के द्वारा जारी की गई इस खबर को माने तो DRDO एक हाई एनर्जी लेजर वेपन तैयार कर रहा है, जिसका इस्तेमाल भारत अपने अपाचे और प्रचंड हेलीकॉप्टर के साथ साथ अपने लड़ाकू विमानों में भी करेगा। DRDO के द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस हाई एनर्जी लेजर पोर्ट के लगने के बाद भारत के हेलीकॉप्टर और विमान दुश्मन के ऊपर काल बनकर टूट पड़ेंगे। यानी हम इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लगभग 50 दिनों के बाद क्या हुआ जब ये लोग पहुंचे अपने घर वालों के पास। खास रिपोर्ट। अदला बदली से बड़ी शांति की उम्मीद। कुछ इजराइल की जेल से रिहा हुए और अपने परिवारजनों से मिले। आगे देखें खास रिपोर्ट। BBC दुनिया में आज देखिए, क्या बढ़ सकता है इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम। लगभग 50 दिनों के बाद हमास के कैद से छूटे कई इजरायली बंधक, कई फलस्तीनी भी हुए इजरायली जेलों से रहा। क्या हुआ जब ये लोग पहुंचे अपने घर वालों के पास, दिखाएंगे खास रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच 2 दिन और बढ़ा युद्ध विराम। कतर के हवाले से आई खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, EU और नेटो प्रमुख ने की थी सीज फायर आगे बढ़ाने की अपील। स्वागत है आपका BBC दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। युद्ध विराम और बंधकों और कैदियों की अदला बदली से क्या बढ़ी शांति की उम्मीद, करेंगे कवर स्टोरी में बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने की कोशिश 17वें दिन भी जारी। ऑगर मशीन टूटने के बाद अब मजदूरों तक पहुंचने के लिए मैनुअल तरीके से की जा रही है खुदाई। UN जलवायु कॉन्फ्रेंस COP28 की मेजबानी के दौरान UAE पर बिजनेस डील करने के लगे आरोप। UAE की टीम ने नहीं किया इनकार, लेकिन कहा निजी बैठकें निजी होती हैं। गुरुवार से दुबई में शुरू हो रहा है COP28। फ्रांस में एक स्कूल की टीचर की हत्या के मामले में 6 किशोरों पर मुकदमा शुरू। साल 2020 में इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज BBC दुनिया में।
इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम होने से दोनों तरफ के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। गजा से इसराइल लौट रहे हैं बंधक, तो इसराइल की जेलों से गजा लौट रहे हैं कई फलस्तीनी। क्या बढ़ेगा राहत का दायरा? कवर स्टोरी में आज इसी के बाद। इसराइल और हमास के बीच बीते शुक्रवार को लागू हुआ 4 दिन का अस्थायी युद्ध विराम जल्दी खत्म होने वाला, लेकिन हमास चाहता है युद्ध विराम की तय सीमा आगे बढ़ा दी जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। नाटो प्रमुख ने भी संघर्ष विराम को बढ़ाने की अपील की है ताकि गजा में जरूरतमंदों तक अधिक से अधिक मदद पहुंचाई जा सके। इसराइल और हमास के बीच हुए समझौते के मुताबिक इसराइल की जेलों में बंद 150 फलस्तीनी कैदियों के बदले हमास 50 इसराइली बंधकों को छोड़ रहा है। युद्ध विराम की वजह से गजा के लोगों तक ईंधन, खाना और दवाएं पहुंच पा रही हैं, जिसकी उन्हें बेहद जरूरत थी। और जब से इसराइल हमास संघर्ष शुरू हुआ, उसके बाद एक ऐसी घड़ी आई जब इसराइल और फलस्तीनी इलाके दोनों ही जगह कईयों के लिए खुशी और राहत का पैगाम आया। लगभग 50 दिन के बाद हमास के कैद से छूटकर इसराइल के लोग घर वापस आए, तो बदले में इसराइल की जेलों में बंद फलस्तीनी लोग भी अपने घर वापस गए। ऐसे कई और बंधक भी सही सलामत वापस आ सकें और गजा में राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि संघर्ष विराम आगे बढ़ाया जाए। इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी संकेत दिया है कि हमास के साथ संघर्ष विराम को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन संघर्ष विराम का समय खत्म होने के बाद गजा में इसराइल अपनी पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करेगा। देखिए बीबीसी संवाददाता ऑर्ला ग्वेरिन की रिपोर्ट। इसराइल में ये है खुशी के वो पल जो कई हफ्तों की निराशा के बाद आए हैं। गजा से छोड़े गए इसराइली बंधकों का उनके घर में इस तरह स्वागत किया गया। इसराइल और हमास दोनों संकेत दे रहे हैं कि संघर्ष विराम की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ताकि और बंधकों की रिहाई हो सके। 50 दिन के बाद ये बंधक बच्चे अपने घर लौटे हैं। एमिली हैंड के पिता थॉमस को एक समय से ये लग रहा था कि उनकी बेटी जीवित नहीं है। वो अब आजाद और एकदम ठीक है। कल ही एमिली गजा के चरमपंथियों के चंगुल से छूटी है। उसका वजन काफी कम हो गया है, लेकिन वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर है। एमिली के परिवार का कहना है कि वो उसके जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी देंगे। एमिली जब बंधक थी तभी उनका जन्मदिन निकला। अबिगाइल आइडन को भी रिहा किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनकी रिहाई पर जोर दे रहे थे। 4 साल की अमेरिकी इसराइली इस बच्चे के माता पिता हमास के हमले में मारे गए। माता पिता हमास के हमले में मारे गए। याफा अडार भी इसराइल लौट आई हैं। घर आकर ही उन्हें पता चला कि उनका पोता भी बंधक है। 85 साल की याफा को हमास बंदूकधारियों ने अगवा कर लिया था। हमले में याफा की जान तो बच गई, लेकिन वो बंधक बनने से नहीं बच पाई। उनकी पोती कहती हैं कि वो नर्क से लौट आई हैं और पहले की तरह मजबूत हैं। उनका जज्बा अभी भी कायम है। उनकी आंखें अभी भी हमें खोज रही हैं। वो हमें अपने अनुभव बता रही हैं। वो हमें बता रही हैं कि रात के वक्त अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती थी। वो कह रही थी कि उन्हें हमारी आवाजें सुनाई देती थी। उन्होंने बताया कि वापस लौटने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी। I have to push through. I have to do whatever it takes to be back. इसराइली जेलों में फलस्तीनी किशोरों को भी रिहा किया गया है। कई बच्चों को पत्थर फेंकने के आरोप में पकड़ा गया था। वेस्ट बैंक में उनका किसी हीरो की तरह स्वागत किया गया। वहां हमास का हरा झंडा ऊंचा लहरा रहा है। इसराइली हमले रुकने से पहले गजा का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यहां 14,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डर है कि इसराइली बमबारी दोबारा शुरू हुई तो क्या होगा। और फिलहाल कईयों के लिए राहत की खबर होगी, क्योंकि खबर है कि सीज फायर थोड़ा बढ़ा दिया गया है। और इजराइल हमास जंग बस एक मोर्चे तक सीमित नहीं है। इसका असर उत्तरी इजराइल में लेबनान की सीमा के आसपास भी देखा जा रहा है।
7 अक्टूबर के हमले के बाद से यहाँ इजरायली सेना की हिजबुल्लाह के साथ साथ लगातार